हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो कॉस्ट अकाउंटिंग से टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। क्योंकि अगर हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग की, बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज फर्म्स जिनका काम होता है जो अपने प्रोडक्ट्स को इन डिफरेंट स्टेजेस पे मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं एक प्रोडक्ट के। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कंट्रैक्ट कॉस्टिंग की, तो दैट मेथड इज बेनिफिशियल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस और दोज फर्म्स जो अपना काम कंट्रैक्ट बेस पे करते हैं। तो इसीलिए अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं तो वहां पे वैरी करता था कि कोई ऐसी फर्म होगी जिनका काम होता था कॉन्ट्रैक्ट करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करती थी। कोई फर्म ऐसी होती जो ज़्यादातर सर्विस, तो उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट टेक्निक मेथड था। तो इसी तरह अगर कोई यूनिट के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था, उसके लिए मैंने आपको बोला था यूनिट कॉस्टिंग। तो इसी तरह अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं तो टेक्निक्स का मतलब होता है बेटा, मेथड्स और टेक्निक्स में ये फ़र्क है। मेथड्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक फर्म वो उसको एक मेथड से मतलब कॉस्ट फाइंड आउट होंगे। बट अगर मैं टेक्निक्स की बात करूं, दीज आर दोज 4 टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रोसेस में गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है, चाहे वो सर्विस बेस पे काम कर रहा है, व्हाटसोएवर द वर्क, किसी भी किस्म का फर्म अगर हो, हर एक फर्म में हमें टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निक्स के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं चाहिए। इट इज यूज्ड एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इट इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेक्निक्स में मैंने क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स है, बट मैंने आपको ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स एज पर जेके एसएसबी सिलेबस के हिसाब से मैंने देखा, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेंगे, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसमें जो हमारा है दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेकेंड वन हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट एंड बजटिंग कंट्रोल। चूंकि ये हमारा अलग सा एक टॉपिक दिया गया है, अलग सा एक चैप्टर दिया गया है जेके एसएसबी के सिलेबस में। बट अगर मैं बात करूं इन 3 की, ये तो हम डीपली डिस्कस करेंगे आपके साथ। इसके बारे में आपको थोड़ा लास्ट में बोलेंगे, बट इसको हमें नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर कर लेंगे। क्योंकि आज का जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का लास्ट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट करने वाले इस लेक्चर में। चलिए, सबसे पहला टेक्निक जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बेटा देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये वो टेक्निक है that has been introduced or that has been invented in order to find out the cost of product। यानी कि जो हम एक चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट इट टू बी, अगर हम ये कोई मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये मार्कर किस किस कॉस्ट को एब्जॉर्व करता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो थोड़ी सी हम पहले डिफिनेशन इसकी लिख लेंगे, फिर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है। देखिए बेटा, फुल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, full cost of manufacturing or providing service total absorption costing not only includes material and labor, but also all manufacturing overheads। देखिए, अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो डिफिनेशन के हिसाब से बोल रहा है बेटा फुल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फुल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर करें उसमें कितना टोटल कॉस्ट लग रहा है, चाहे वो उसका डायरेक्ट हो, चाहे वो आपका इंडायरेक्ट हो, चाहे वो आपका वेरिएबल हो, चाहे आपका फिक्स्ड हो, कोई भी कॉस्ट अगर हो, फुल कॉस्ट मीन्स कि जितना आपको मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लग रहा है,
और चाहे हम कोई सर्विस प्रोवाइड करें, उस सर्विस को देने में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, कहता है कि नॉट ओनली इंक्लूड्स, इसमें खाली हमें मटेरियल और लेबर नहीं आता, बट इसके अलावा जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हमें ये मार्कर, ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि जब हमें ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट शीट पढ़ाया, तो कॉस्ट शीट में मैंने बेटा वहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट जो कर रहे थे कि डिफरेंट कॉस्ट थे वहाँ पे, चाहे वो मटेरियल था, चाहे वो लेबर था, चाहे वो हमारे ओवरहेड्स थे, फिर उसमें से हमारे डायरेक्ट थे कुछ, हमारे इनडायरेक्ट थे कुछ। तो मैं सिंपली कह दूं बेटा, ये जो हमें पेन मैन्युफैक्चर करना है, इस पेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें सारे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और हमारे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको पता ही है, इसमें हमारा मटेरियल आता है, इसमें हमारा लेबर आता है, इसमें हमारा ओवरहेड आता है, बट मैं कहता हूँ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चर अ मार्कर, फॉर एग्जांपल हमें 10 रुपीज़ के खर्चे आते हैं। जब हम एक मार्कर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो जाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, वो हमारा 10 रुपीज़ का जाता है। तो फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं अगर बात करूं, तो मान लो कि मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 रुपीज़ एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में जाते हैं। तो टोटली देखो, अगर मैं देखूं ये जितने भी मेरे सारे ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट है, ये सारे जो मेरे हैं ये वेरिएबल कॉस्ट है। ये जितने भी वेरिएबल कॉस्ट एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में लगी, ये तो बेटा अब तक मुझे जो लग रहा है ये 16 रुपीज़ पर मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है। यानी कि एक मार्कर को अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है, एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस और वेरिएबल कॉस्ट जो आपके जाते हैं, दैट इज 16 रुपीज़, और इसमें से मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरा मार्कर है ये एब्जॉर्ब कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹16, ठीक है बेटा। चूंकि वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ जो और एक कॉस्ट हमारी फर्म में जाता है, दैट इज बेटा योर फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए ब्यूटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, तो ये जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये तो भी हम पे ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 20,000 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि यूनिट्स वेरी करता, डिपेंड करता हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। द प्राइमरी क्वेश्चन इज फिक्स्ड कॉस्ट जो मेरा जा रहा है, दैट इज 20,000 अगर आप मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो मान लो कि मेरी जो मार्कर यूनिट्स ऑफ मार्कर है, यूनिट्स ऑफ मार्कर जो है मेरी, वो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं 10,000 यूनिट्स, ठीक है बेटा। यानी कि मैं 10,000 मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जा रहा है वो जाता है 20,000 टू मैन्युफैक्चर। चाहे मैं 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूं, चाहे मैं 5,000, मैं कितने भी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूं, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ही रहेगा। क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको सिखाया था, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने तब भी आपको बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो जा रहा है वो 20,000 जा रहा है, और तब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 10,000 मार्कर, ठीक है बेटा। तो मैं कह सकता हूं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो मेरा जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आएगा दैट विल बी 2 रुपीज़। जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आएगा दैट विल बी योर 2 रुपीज़ टू मैन्युफैक्चर अ मार्कर। तो बेटा यहाँ पे देखिए, अब मैंने 2 रुपीज़ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है एक तो आपको फाइंड आउट करना है ये मार्कर जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसमें आप पहले एब्जॉर्ब ये देख लो कि ये कितना वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आपने वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्प्शन देखी, फिर उसके बाद आप इस पे देखिए कितना हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ठीक है बेटा, तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट मैंने देखा, ये वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहा है 60 रुपीज़ पर मार्कर। तो फिर उसके बाद मैंने फिक्स्ड कॉस्ट भी पर यूनिट निकाला। अगर हम 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैं इसमें ऐड कर लूंगा
फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा पर यूनिट कितना है, 2 रुपीज। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं जो टोटल कॉस्ट ऑफ मार्कर है, टोटल कॉस्ट ऑफ मार्कर जो है वो है बेटा 18 रुपीज पर मार्कर। तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरा मार्कर है ये एब्जॉर्व, हम ये कितना कॉस्ट एब्जॉर्व कर रहा है, एक तो ये 16 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट एब्जॉर्व कर रहा है और 2 रुपीज कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्व। ठीक है बेटा, इसी को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो और एक चीज आपको जो याद रखनी है, जो हम ये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं इसको हम, इट्स आल्सो नोन एज रिकवरी रेट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा रिकवरी रेट है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट को कितना जाता है मैन्युफैक्चर करने में। क्योंकि मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको बोला अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 10,000 यूनिट्स, बट ये वेरी भी हो सकता है। अगर हम कम यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, अगर हम ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वो कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने लास्ट टॉपिक में आपके साथ ये डिस्कस किया था और जब मैंने डायग्राम के तौर पे आपको सिखाया था कि अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट कम आता है और अगर हम प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आप एक्सपेक्ट करना, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो बेटा ये हमारा कैलकुलेशन था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है, कैसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कैलकुलेट करें। बस सीधे आपको याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन मतलब होता है किसी चीज़ को जज्ब करना, किसी चीज़ को कंज्यूम करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कहीं पे पानी गिरता है घर में, तो हम उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं। कपड़ा इसलिए डालते हैं ताकि जो कपड़ा हम इसके ऊपर डालते हैं पानी को एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है बेटा, तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो इसी तरह कॉस्टिंग में ये टेक्निक क्यों इस्तेमाल की जाती है, ताकि हम इस मार्कर को देखेंगे, इस मार्कर ने कितना कॉस्ट एब्जॉर्व किया, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट होगा या हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट्स योर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए बेटा, अब मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं बेटा, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे आपने सीखा होगा, सर ने बोला होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट कोई कंज्यूम करते हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितनी यूटिलिटी या आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको वहां पे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम, यानी कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज जस्ट लाइक दैट, वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन की बात होती है, बट यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट की बात होती है। ठीक है बेटा, तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं तो बेटा यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। यहां पे मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड, वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर्ड, इसमें वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही ऐसे कॉस्ट है, अगर आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़े हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। तो अगर आपने अच्छे से वो नहीं पढ़े तो प्लीज़ वो लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। क्योंकि बेटा ये एक्सपेक्टेड एरिया है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो वेरिएबल कॉस्ट्स वहां पे मैंने बोला आपको, ये बेटा हमारे वो कॉस्ट होते हैं अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनिशियली 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मान लो कि आपको 100 यूनिट्स पे 10,000 का कॉस्ट जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, अब अगर आपने ये यूनिट्स इंक्रीज किए, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हम इन यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 की जगह 1200 यूनिट्स में फॉर एग्जाम्पल 120 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, तो आपका जो कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल वो 12,000, क्योंकि जितने आपने यूनिट्स में इंक्रीज किए उतना आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। अब मान लो कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपने 80 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है बेटा, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट उसी हिसाब से डिक्रीज होगा। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, अगर आप अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज करो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। जहां पे मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट्स। अब यहां पे बेटा देखिए,
मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक क्या बताती है? यह कहते हैं कि एक एडिशनल यूनिट मैन्युफैक्चर करने से आपका कितना एडिशनल कॉस्ट जाता है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। ए टेक्निक ये जो इंट्रोड्यूस की है कॉस्ट अकाउंटिंग में, इस टेक्निक से हम यही चीज फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम एक यूनिट एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस एक यूनिट एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करने से हमारा कितना मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि हमारा कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहां पे कहलाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब देखिए बेटा एग्जांपल के तौर पे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद यहां पे रखना है, दैट इज जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, यहां पे बेटा हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, यहां पे सीधे हम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, बट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग हम यहां पे सीधे टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करते। हम यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन होता क्या है बेटा, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सेलिंग की, यानी कि सेलिंग कॉस्ट हमारा जो है, सेलिंग कॉस्ट हमारा है फॉर एग्जांपल, या सेलिंग प्राइस में बोलूं, आपने सेलिंग प्राइस या सेल्स आपने नॉर्मली किया, आपने सेल्स किया, ठीक है बेटा, आपने सेल्स 1 लाख रुपए का किया, ठीक है बेटा, यानी कि चीजों को आपने कितने में चीजों को बेचा, 1 लाख रुपीज में, ठीक है बेटा। उससे हम लेस करेंगे आपका वेरिएबल कॉस्ट, उससे हम क्या करेंगे, आपका लेस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 रुपीज, तो बेटा यहां से जो निकलेगा दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। और यहां पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वेयर द कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड, कंट्रीब्यूशन को कहां पे कैलकुलेट किया जाता है, वेयर द कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल वहां पे ऑप्शन में उसने रखा होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इट इज कैलकुलेटेड इन मार्जिनल टेक्निक, इन मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है बेटा। तो फिर उसके बाद ये जो आपका आया कंट्रीब्यूशन, मींस कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है आपने टोटल सेल्स कितना किया, और टोटल सेल्स से जब हम वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करते, लेस करते हैं, वहां से जो आपको मिल रहा है दैट्स योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। यानी कि जितने भी आपने सेल्स की वहां वो आपको क्या कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रीब्यूशन आपको कितना मिला, 50,000। अब इसमें से जब हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से लेस जब हम करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट आपके है 20,000, ठीक है बेटा, और वहां से जो आपको निकलेगा, जो यहां से अब आपको निकलेगा दैट इज योर प्रॉफिट, ठीक है बेटा। आपका प्रॉफिट जो यहां पे आएगा दैट्स योर 30,000। तो सपोज अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इन मार्जिनल कॉस्टिंग हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वहां पे एग्जामिनर ने दिया होगा सेल से हम डिडक्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर वहां से या कंट्रीब्यूशन से हम सीधे फिक्स्ड कॉस्ट, अगर इस किस्म का उसने डायग्राम दिया होगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका निकलता है प्रॉफिट। तो आपको ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है, सेल से अगर वेरिएबल कॉस्ट आएगा दैट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है बेटा। तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट अगर हमें कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट में से, मार्जिनल कॉस्टिंग में से हम कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तब जाके हमारा क्या आता है बेटा, हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है बेटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस मार्जिनल कॉस्टिंग में याद रखना है दैट इज योर ब्रेक इवन, ठीक है बेटा, दैट्स योर ब्रेक इवन। आपने इकोनॉमिक्स में सुना होगा ब्रेक इवन के बारे में, बट सर क्या आपको ब्रेक इवन वहां पे अच्छे से समझ आया होगा या नहीं आया होगा, बट आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। ब्रेक इवन का मतलब होता है, मे बी एग्जामिनर में आ सके दिस क्वेश्चन, दैट्स वाई मैंने यहां पे चीज ली हुई है। तो ब्रेक इवन में आपको सीधे सीधे याद रखना है, इट्स द सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वो सिचुएशन है जहां पे फर्म को ना प्रॉफिट होगा ना फर्म को लॉस होगा। द सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस इज टर्म्ड एज योर ब्रेक इवन, ठीक है बेटा। ब्रेक इवन एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन होता है फर्म में जहां पे बिजनेस को ना प्रॉफिट होगा ना बिजनेस को लॉस होगा, ठीक है बेटा। तो दैट्स योर ब्रेक इवन। और एक चीज वहां पे एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है? देखो बेटा, ब्रेक इवन सेल्स की अगर मैं बात करूं
तो सबसे पहले ये उन फर्म्स के लिए होते हैं जो नए नए मार्केट में आते हैं, न्यू फर्म्स। उन न्यू फर्म्स को सबसे पहले क्या होना चाहिए, ब्रेक इवन अचीव होना चाहिए। तो ब्रेक इवन हासिल करने के लिए, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए हाउ मच यूनिट्स आई हैव टू मैन्युफैक्चर, कितने यूनिट्स मुझे मैन्युफैक्चर करने होंगे, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन सेल्स। यह आपका होता है, इसकी फॉर्मूला में लिख के रखूंगा, यह आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट, आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है बेटा, आपका कितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसको डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने यहां पे कंट्रीब्यूशन 50,000 निकाला, ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जांपल पर यूनिट आपने, फॉर एग्जांपल हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेट इट बी एग्जांपल के तौर पे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स। अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन टोटल आ रहा है दैट इज फॉर 50,000, तो हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 10,000 यूनिट्स। तो जो आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट्स ₹5। तो अब क्या करोगे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे 20,000 लिया है, 20,000, इसको हम डिवाइड करेंगे किसे, कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसको हम डिवाइड कर लेंगे आपके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से जब आप डिवाइड कर लोगे तो हम डिवाइड कर 5, तो हमें 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। तो अगर हमें ब्रेक इवन सेल्स की बात यहां पे कर लूं तो 5 5 4 20, तो 4,000 यूनिट्स आपको 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको मिल सकता है ब्रेक यूनिट्स ऑफ सेल्स। यानी कि अगर आपको चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, हाउ मच यूनिट्स आई हैव टू मैन्युफैक्चर, सर आई हैव टू मैन्युफैक्चर 4,000 यूनिट्स इफ अ फर्म वांट्स टू अचीव ब्रेक इवन। अगर फर्म को क्या चाहिए, ब्रेक इवन, द सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्योंकि फर्म को सबसे पहले यह खतरा होता है कि अगर पहले मुझे लॉस ही हुआ तो ये आपको एक दिमाग में ये चीज़ बिठाएगा कि शायद आने वाले कल में फर्म और मुझे लॉस इनकर कर लेगी। तो अगर ये सिचुएशन आपको मिल रही है तो यहाँ से फिर भी आपको एनर्जी मिल रही है कि शायद इस साल कहीं पे अगर मुझे लूप होल्स रहे हैं तो आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ें ना रहे, इन चीज़ों को मैं दूर कर लूँगा। तो इसीलिए हम क्या सबसे पहले फर्म चाहते हैं ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो हम कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 आपका है, ब्रेक इवन ये मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन आपका है। अगर हम इन यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे, माना कि अगर हम 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो 5 आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, मैंने क्या किया 20,000 डिवाइड बाय 5, तो आपको 4,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने हैं अगर आपको ब्रेक इवन चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मैंने आपको बोला कि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, सॉरी ये हम सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन यहां से कैलकुलेट करेंगे। कंट्रीब्यूशन आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, दैट्स योर सेल सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वहां से आपको कंट्रीब्यूशन आता है। ये तो मैंने यहां पे आपको सिखाई दिया ये वाला चीज। ठीक है बेटा, एग्जामिनर ये भी आपको पूछ सकता है हाउ कंट्रीब्यूशन इज कैलकुलेट। अगर उसने खाली कंट्रीब्यूशन बोला तो आपको ये चीजें याद रखना, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर उसने ब्रेक इवन सेल्स यानी कि अगर उसने पर यूनिट बोला यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तब आपको क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी आपको देखना है टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है डिवाइड बाय यूनिट्स हमने कितने मैन्युफैक्चर करने। ठीक है बेटा, तो वहां से आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकलेगा। तो और एक चीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक पॉइंट होता है, यानी कि वहां तक आप अगर पहुंचे उस पॉइंट तक, उस सिचुएशन तक, तो फिर अगर उससे आगे आप बढ़े तो वो आपका सरप्लस है, अगर उसके पीछे आप रहे तो आपका डेफिसिट है। ठीक है बेटा, आपका नुकसान है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बेटा, आप फॉर्मूला इसकी याद रख लो। ये आपका होता है एक्चुअल सेल, आपकी एक्चुअल सेल को माइनस अगर हम करेंगे ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल। जैसे कि एक्चुअल सेल आपने कितनी की, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कितना बोला, ब्रेक इवन सेल आपका 4,000 है, बट एक्चुअल में अगर आपने उससे ज्यादा किया तो उस ज्यादा को हम डिडक्ट कर लेंगे ब्रेक इवन सेल्स। मान लो कि मैंने एक्चुअल सेल की 6,000 यूनिट्स की, तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स क्या था 4,000 यूनिट्स।
ठीक है बेटा, जो यहां से डिफरेंस 2000 का निकलेगा दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो दैट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है बेटा, ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग था। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको यही याद रखना है कि जब भी हम कोई एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, उस एडिशनल यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट आपका जाएगा, द कॉस्ट इज टर्म्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, उसको हम क्या कहते हैं। और उस टेक्निक को, जिस टेक्निक से हम ये फाइंड आउट करते हैं, दैट इज नोन एज योर मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ आया बेटा। चलिए, उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, देखिए बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं इसे कहता हूं, ये हमारा होता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये आपका क्या होता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। Predetermined costs are those costs which are set by the organization in advance। ये पहले हम सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ये मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, मैंने प्री डिटरमाइन में क्या किया, मैंने बोला कि अगर मुझे ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, मैंने बोला अपने एम्प्लॉयज़ को मेरा प्री डिटरमाइंड कॉस्ट मैंने इसका 15 रखा, यानी कि 15 से अलावा नहीं जाना चाहिए। या एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे हमारे होते हैं, तो हम फैमिलीज़ में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने हमारे बच्चों को अगर 10th का एग्ज़ाम अप्रोच करना है, तो हम उनको पहले स्टैंडर्ड देते हैं, बेटा इन दिस ईयर आपको 500 में लाने हैं 490, या हम पहले ही उसको टारगेट सेट करते, मतलब पहले ही सेट करके रखते हैं। स्टूडेंट्स नॉर्मली खुद सेट करके रखते हैं। अब दो सिचुएशंस हो सकती है। सर क्या सिचुएशंस हो सकती है, या तो स्टूडेंट एक चांसेस है कि उसने टारगेट रखा था मुझे आएंगे 490, स्टैंडर्ड रखा था प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, लेकिन उसको आए 390, पॉसिबल है। या पॉसिबल ये भी हो सकता है कि सर अगर उसने 490 का टारगेट रखा, तो 490 के टारगेट में इसको हो सकता है कि 495 भी आए, या 490 भी आए, ठीक है, 492 भी आए, या 491 भी आए। ये जितने भी है मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रखी, चाहे 95, 90, 92, 91, जितने भी पॉसिबिलिटीज, ये उस स्टूडेंट के लिए फेवरेबल है। ये उस स्टूडेंट के लिए क्या है, यानी कि इसको मैं कहता हूं पॉजिटिव वाइब्स। उसके लिए कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि उसने टारगेट रखा था 490 का, अब 495 आया तो सरप्लस आया, अच्छी बात है। मगर इससे कम अगर आया तब प्रॉब्लम होता है कि, यानी कि अब अगर उसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी, यानी कि उसने टारगेट रखा था 490 का, लेकिन असल में कितना आया 390 का, तो ये उसके लिए नेगेटिव बन गया, यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हमारे साथ होती है क्योंकि हमने इन चीजों को फेस किया हुआ है। अब बेटा देखिए, अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो इस पॉसिबिलिटी में हम सोचते भी नहीं है, यानी कि हमने कुछ सोचना ही नहीं है। हमने टारगेट रखा था 490 का, हमें 495 का आया, क्या हम एग्जामिनर को बोलेंगे, बोर्ड को बोलेंगे मेरे को 5 मार्क्स क्यों ज़्यादा दिए? नहीं, तो हम ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि इस वाली सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना होता है। बट अगर ये वाली सिचुएशन बेटा आई, अगर ये वाली सिचुएशन आई, तो इस वाली सिचुएशन में हम सोचते हैं भाई मेरा प्लानर था और मेरा एक्चुअल क्या था। ठीक है बेटा, और इन दोनों का डिफरेंस, या इसको हम डिविएशन भी कहते हैं, इन स्टैटिस्टिक्स हम इसको डिविएशन कहते हैं, इन कॉस्टिंग हम इसको वेरिएंस कहते हैं। ठीक है बेटा, वेरिएंस या डिविएशन। अब ये फर्क जो निकला, अब इस फर्क के ऊपर हमें कंट्रोल करना है बेटा। अब उसके बाद जो हम कंट्रोलिंग पढ़ेंगे वो यही होता है बेटा कि अगर फर्क निकला, अगर मैंने प्लान रखा था 490 मगर मैंने अचीव किया 390, ये जो 100 मार्क्स का डिफरेंस है, ये जो 100 मार्क्स का डिफरेंस है, ये मेरे आने वाले फ्यूचर में ना आए, उसके ऊपर मुझे कंट्रोल करना, उस चीज को कंट्रोल करना, यानी कि जहां जहां पे मैंने गलती की है उस गलती को फ्यूचर में मैं ना दोहराऊं, उस चीज को, उस गलती को मैं स्टॉप करूं, रुकाऊं, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यानी कि मदद करती है आपको, उसी को हम कहते हैं कंट्रोलिंग। यानी कि ये गलती फिर दोबारा ना हो जाए, मेरे 100 नंबर मेरे 12th क्लास में फिर, मेरे 12th एग्जाम में फिर कम ना हो जाए, कम ना हो जाए, इसीलिए मैं प्री प्लान कर लूँ, मैं पहले से ही इन चीज़ों लूप होलों को कवर कर लूँगा। समझ आ रहा है बेटा? तो उसी को हम कहते हैं कंट्रोल करना। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर हम बोलेंगे
तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, क्योंकि हम भी ऐसे प्लान्स करते हैं, इतना हो जाएगा, फिर फ्यूचर में दो ही पॉसिबिलिटीज़, या उससे ज़्यादा या उससे कम होगा। अगर उससे कम हुआ तो हमें दुख होता है। हम फ्यूचर में क्या करते हैं, इससे कम, ये कम पिछली टाइम जो हुआ इस टाइम नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं। देखिए बेटा, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हैं हम, मैंने इसको बोला कि प्री डिटरमाइनेड कॉस्ट। प्री डिटरमाइनेड कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट को पहले ही सेट करना, यानी कि जो मैंने यहां पे कॉस्ट को सेट किया है, मैंने अपने एम्प्लॉयज या मैं अपने सुपरवाइजर को बोल रहा हूं या फोरमैन को बोल रहा हूं, भाई जो हमें ये मार्कर मैन्युफैक्चर करना है इसका कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 15 से कॉस्ट एक्सीड नहीं जाना चाहिए। बट पॉसिबिलिटीज यही है सर, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो इसका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, फॉर एग्जांपल या तो इसका कॉस्ट 18 जा सकता है, या तो इसका कॉस्ट 13 जा सकता है। पॉसिबिलिटीज यही है। देखिए ये जो सिचुएशन है, ये मैं कहता हूं ये आपके लिए अनफेवरेबल है। ये जो क्या है, ये अनफेवरेबल सिचुएशन है आपके लिए। बट अगर मैं यही बात करूं इसकी, तो ये जो आपकी है ये आपकी फेवरेबल है। ठीक है बेटा, तो फेवरेबल सिचुएशन मतलब होता है आपके पॉजिटिव वाइब्स, यह आपका होता है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव हुआ, यानी कि जो आपने सेट किया था वो नहीं हुआ एक्चुअल में, यानी कि जो आपका प्लानर था, प्लानर में था 15, बट एक्चुअल में जो आपका आया अगर वो ज्यादा आया तो उसके ऊपर हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें जो सिचुएशन अराइज होती है दैट इज योर प्लानड और आपका एक्चुअल। आपने प्लान में कितना रखा था, मेरा कॉस्ट 15 जाएगा, मगर आपका एक्चुअल कितना आया, 18 आया। ये जो इन दोनों का डिफरेंस है बेटा, जिसे हम कहते हैं वेरिएंस, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएंस, जो ये डिविएशन यहां पे आया, तो इस डिविएशन के ऊपर में हम फ्यूचर में कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई ये टेक्निक इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि अगर हमें अनफेवरेबल सिचुएशन फेस करनी पड़ी तो वो अनफेवरेबल सिचुएशन आने वाले फ्यूचर में ना हो, तो उस फ्यूचर यानी कि उस सिचुएशन को हम कंट्रोल करेंगे। दैट इज नोन, यानी कि इसीलिए इस टेक्निक को फाइंड आउट किया गया, ताकि हम देखेंगे, यानी कि पहले ही चीज़ों का कॉस्ट सेट करके रखेंगे, और फिर जो लास्ट में हम अचीव करेंगे, एक्चुअल में अचीव करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है या आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के साथ हम छेड़ेंगे नहीं, तो ये तो आपके लिए सरप्लस होगा, फायदा होगा। बट अगर आपके साथ नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव क्यों हुआ, ये आने वाले फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। इसीलिए हमने क्या रखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा आपको सिंपली याद रखना है, इट इज प्री डिटरमाइनेड कॉस्ट सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स विल नॉट एक्सीड दिस कॉस्ट, यानी कि इस कॉस्ट से एक्सीड ना हो जाए, हमारे कॉस्ट ज़्यादा इनकर ना हो जाए, इसी को हम कहते हैं प्री डिटरमाइनेड कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हमारा जो लास्ट टेक्निक आज का है वो हमारा बेटा है बजट एंड बजटिंग कंट्रोल। अगर मैं बजट की बात करूं इन कॉस्टिंग में, तो बेटा इट इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट बजट आपने पढ़ा होगा, या बजटिंग में मैं अगर सिंपल सी डेफिनेशन आपको बोलूँ, ये होता है हमारा इट्स अ ब्लूप्रिंट रिकॉर्डिंग द फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स। ये पहले हम करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, यहाँ पे हमारा आता है पर यूनिट, यहाँ पे क्या होता है पर यूनिट, बट यहाँ पे होता है इन टोटलिटी, यहां पे हमारा होता है इन टोटल। यहां पे इन टोटल में हम देखते हैं, जैसे कि हमने पूरे साल मैन्युफैक्चरिंग पे कितना कॉस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमने पूरे साल 1 लाख का कॉस्ट करना है, बट यहां पे मैंने अभी पर यूनिट की बात बोली, मैंने बोला कि एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने को कितना लगेगा, 15 रुपीज़, यही डिफरेंस है। यहां पे हम टोटलिटी का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, बट यहां पे हम पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन यानी कि प्री डिटरमाइन करते हैं। यहां पे भी प्री डिटरमाइन अप्रोच चलता है, यहां पे भी प्री डिटरमाइन अप्रोच चलता है। जैसे कि गवर्नमेंट बजटिंग में हम क्या करते हैं, हम प्री प्लान करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल 2021 में हमने बजट जब फ्रेम किया तो उसमें हमने बोला हम हॉस्टल के ऊपर कितने एक्सपेंसेस कर लेंगे, हम स्कूलिंग के ऊपर कितना खर्चे कर देंगे, या एजुकेशन अगर हम नटशल में बोलेंगे तो एजुकेशन के ऊपर पे कितना, और रोड्स पे कितना करेंगे, फॉर इलेक्ट्रिसिटी पे कितने खर्चे करेंगे। दैट इज नोन एज योर बजट।
बजट का मतलब होता है कि पहले ही सेट करना हाउ मच कॉस्ट विल बी इनकर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यहां पे इन टोटल ऑर्गेनाइजेशन का हम देखते हैं, यहां पे बट एक प्रोजेक्ट का हम फाइंड आउट करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। यहां पे हम टोटल कॉस्ट सेट करते हैं, पहले प्री डिटरमाइन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल रिसर्च डिपार्टमेंट में कितना कॉस्ट टोटल जाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टोटल कॉस्ट कितना जाएगा टोटल। बट यहां पे हम पर यूनिट फाइंड आउट करते हैं कि पहले ही सेट करते हैं एक प्रोडक्ट का कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 50, ये हम पहले ही बोलते हैं। फिर अगर एक्सीड हुआ तो उसके ऊपर मैंने अभी आपको बोला कि हम कंट्रोलिंग करेंगे। यहां पे भी बेटा ऐसी सिचुएशन होती है। हमने बजटिंग में बोला कि हम प्रोडक्शन के ऊपर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट जाएगा फॉर एग्जांपल 1 लाख। हमने क्या बोला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट कितना जाएगा 1 लाख। अब पॉसिबिलिटीज जो है ये जो है ये मेरा बजटेड है, ये मेरा क्या है बजटेड है। अब एक्चुअल में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो एक्चुअल में पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मैंने प्लान किया था, मैं फिर से बोलूंगा प्लान, मेरा फिर से आएगा एक्चुअल। अब प्लान में देखिए, प्लान में मैंने बोला था मेरा 1 लाख का जाएगा, मगर एक्चुअल में पॉसिबिलिटी ये है 120 जा सकता है, 90 भी जा सकता है। ठीक है बेटा, अगर आपने प्लान में 1 लाख के एक्सपेंडिचर यानी 1 लाख का कॉस्ट रखा था, तो अगर 120 गया तो बेटा मैंने अभी आपको बोला ये सिचुएशन आपके लिए अनफेवरेबल, ये आपका क्या है अनफेवरेबल। अगर आपका 90 गया तो ये आपका फेवरेबल, ये आपका क्या है फेवरेबल। अब देखिए ये दो सिचुएशंस जो है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, इस वाले सिचुएशन के साथ मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि यहां पे मेरा कॉस्ट बच रहा है, 10,000 का कॉस्ट मुझे सरप्लस हो रहा है। बट ये वाली सिचुएशन जो है, ये वाली सिचुएशन, इसमें मेरा कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रहा है। तो इस कॉस्ट के ऊपर जो मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल करना, यानी कि इसके ऊपर कंट्रोल करना, जो मेरे 20,000 का कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है, ठीक है बेटा, ये जो 20,000 का कॉस्ट मेरा ज़्यादा जा रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना, इसके ऊपर कंट्रोल करना इज नोन एज योर बजटिंग कंट्रोल। ठीक है बेटा, क्योंकि ये तो आगे हमें अलग से पढ़ना है, आगे से अलग हमें सीखना है बजट एंड बजटिंग कंट्रोल क्या होता है। बट यहाँ पे आप इतना याद रखिए, बजट का मतलब होता है जहाँ पे इज जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट रिगार्डिंग द फ्यूचर। ये पहले हम प्री डिटरमाइन करते हैं फ्यूचर में हम कहाँ पे कितने कितने एक्सपेंडिचर्स कर लेंगे, इज नोन एज योर बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक।